नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत परिवेष्टन या नाकाबंदी। नाकाबंदी एक प्रक्रिया है जो सबसे पहले डच लोगों ने 16वीं सदी में नाकाबंदी की थी, उस पर आधारित है। तो नाकाबंदी के समान स्थल युद्ध में कोई प्रक्रिया नहीं मिलती है। स्थल युद्ध में प्राय घेरा डाला जाता है जिसका उद्देश्य स्थान विशेष पर हमला करना होता है, किंतु परिवेष्टन या नाकाबंदी का प्रधान उद्देश्य प्राय उस मार्ग से शत्रु देश में किसी प्रकार का माल न पहुंचने देना होता है। नाकाबंदी में अवरुद्ध तट समुद्र की ओर से बंद रहता है। इससे शत्रु को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है और साथ ही तटस्थ राज्य को भी कई बार नुकसान पहुंच जाता है। एक सफल नाकाबंदी के कारण युद्ध सामग्री एवं खाद्य सामग्री के बाहर से न आने पर अनेक राज्य आत्मसमर्पण करते हैं अथवा कई बार वो इस स्थिति में क्या होता है कि मजबूर करके संधि भी कर लेते हैं। हालांकि नाकाबंदी करने का एकमात्र उद्देश्य शत्रु राज्य को हानि पहुंचाना रहता है, तथापि इसे तटस्थ राज्य की भी हानि होती है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि तटस्थ राज्य के जहाज का आना जाना भी वर्जित हो जाता है या वर्जित कर दिया जाता है और नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाले तटस्थ राज्य के जहाज भी दंडित किए जाते हैं। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि डच लोगों ने 16वीं सदी में नाकाबंदी की थी। सबसे पहले यदि हम बात करें तो उन दिनों डच राज्य की गणना नाविक राज्यों में होती थी। उसने घोषणा की कि यदि डच सैनिक जहाज किसी तट का अवरोध कर रहा हो तो उसमें प्रवेश करना या उससे बाहर निकलना अपराध होगा। अतः खुले समुद्र में भी नाकाबंदी तोड़ने का प्रयत्न करने वाला अथवा किसी प्रकार नाकाबंदी से निकल भागने वाला जहाज भी दंडित किया जाएगा और दंड स्वरूप जहाज और उस पर जो माल है वो जब्त हो जाएगा। किंतु ओपनहाइम ने ये कहा कि 19वीं सदी के आरंभ तक सार्थक अथवा कार्य साधक नाकाबंदी न होकर सिर्फ कागजी नाकाबंदी होती थी। नाकाबंदी की घोषणा तो की जाती थी किंतु वास्तविक रूप से वे कार्य साधक नहीं हो पाती थी। फ्रांसीसी प्रजातंत्र की स्थापना के बाद फ्रांस को सारे यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन से लड़ना पड़ा। ब्रिटेन प्रभावशाली नाविक राज्य था। इस युद्ध में उभय पक्ष द्वारा कागजी नाकाबंदी की भरमार हुई। ब्रिटेन ने घोषणा की कि समस्त तटवर्ती नगर भी जहां ब्रिटिश व्यापारिक पोत नहीं जा सकते थे अवरुद्ध समझे जाएंगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि फ्रांस राज्य का सारा समुद्र तट अवरुद्ध हो गया। इसी प्रकार फ्रांस ने भी घोषणा द्वारा ब्रिटेन के समस्त समुद्र तट का अवरोध किया, किंतु दोनों राज्यों द्वारा शत्रु देश के समस्त समुद्र तट का अवरोध करने की घोषणा के बाद भी दोनों देशों में तटस्थ व्यापार हो जाता था। यद्यपि तटस्थ व्यापार की हत्या करने में दोनों राज्य संलग्न थे। उन दिनों तटावरोध संबंधी कोई मान्य नियम भी नहीं था। वाटरलू के युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस और ब्रिटेन में जब संधि हो गई तब भी नाकाबंदी संबंधित नियम नहीं बने थे। तो सबसे पहले 1856 की पेरिस घोषणा ने इस प्रश्न को छेड़ा और यह महत्वपूर्ण नियम बनाया कि कार्य साधक नाकाबंदी मान्य होगी, कागजी नाकाबंदी नहीं। तो बाद में नाकाबंदी की व्याख्या अमेरिका की सरकार ने 1900 में की। यह अधिक युक्तिसंगत भी थी, क्योंकि इसके अनुसार वही अवरोध कार्य साधक होगा जिसमें इतनी नौसेना रहे कि भीतर जाना अथवा भीतर से आना आशंकाजनक हो, अर्थात आने जाने वाले को पकड़े जाने का पर्याप्त भय हो। और वर्तमान में यदि हम देखें तो यही व्याख्या सर्वमान्य भी है। यदि परिवेष्टन या नाकाबंदी की परिभाषाओं की बात करें तो इसकी परिभाषाएं भी अलग अलग दी गई हैं और नाकाबंदी करने का उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, शत्रु देश को निर्बल बनाकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करना होता है। तो नाकाबंदी से प्रबल शत्रु अपने जहाज़ों द्वारा शत्रु के जहाज़ों का आना जाना अन्य देशों को या युद्ध क्षेत्र को बंद कर देता है। शत्रु देश का यह प्रयत्न रहता है कि अपने शत्रु देश का
अन्य देशों से संबंध विच्छेद कर दे। नाकाबंदी से शत्रु देश की आवश्यक सामग्रियां उस तक नहीं पहुंच पाती हैं और उसे उन वस्तुओं का अभाव भी खलने लगता है और उसके युद्ध के जो प्रयत्न होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। कई बार वो आत्मसमर्पण भी कर देता है। ओपनहाइम ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसकी परिभाषा करते हुए कहा कि नाकाबंदी या परिवेष्टन रणपोतों द्वारा शत्रु के समूचे समुद्र तट अथवा उसके कुछ हिस्से के मार्ग को इस उद्देश्य से बंद करना है ताकि किसी जलपोत या विमान का आगमन और निर्गमन न हो सके। 1864 में अमेरिकी गृहयुद्ध के समय चार्ल्सटन के बंदरगाह में पत्थरों से लदे हुए जहाज को डुबोकर रास्ता बंद कर दिया गया था। और इसी तरह से स्टार्क ने जो परिभाषा दी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि परिवेष्टन तब होता है जब कोई युद्धमान पक्ष शत्रु के समुद्र तट के समूचे अथवा कुछ हिस्से का रास्ता सब देशों के जलयानों और विमानों के प्रवेश या आगमन और निर्गमन के लिए रोक देता है। परिवेष्टन घेराव से थोड़ा अलग है, भिन्न है, क्योंकि घेराव का लक्ष्य किसी भी किले अथवा घेरे हुए स्थान पर विजय प्राप्त करना होता है, किंतु परिवेष्टन का मुख्य उद्देश्य शत्रु मार्ग से बाहरी जगत के साथ शत्रु के संपूर्ण व्यापार को काट देना होता है। प्राचीन काल से ही इस नीति का प्रयोग शत्रु को हराने के लिए किया जाता रहा है। ग्रोशियस ने कहा कि यूनान में एथेंस को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करने को डिमेट्रियस ने उसकी नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी शत्रु को हराने के लिए एक प्रभावी युद्ध नीति का अंग होता है। 1584 ईस्वी में डचों ने बेल्जियम की नाकाबंदी कर स्पेन को परेशान किया था और आधुनिक वैज्ञानिक युग में नाकाबंदी का महत्व कम होने के स्थान पर और ज़्यादा बढ़ गया है। पेरिस और लंदन की घोषणाएं इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगी। सन 1856 की पेरिस की घोषणा में नाकाबंदी का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। पेरिस की घोषणा में यह नियम बनाया गया था कि इसके बाहरी रूप से पालनीय होने के लिए इसका प्रभावशाली होना आवश्यक है। 1909 की लंदन की घोषणा का यद्यपि किसी राज्य ने पुष्टिकरण नहीं किया, किंतु इस विषय में उसने कुछ नियम अवश्य बनाए जो इस तरह से थे। क्योंकि इसने परिवेष्टन के प्रभावशाली होने के 1856 के नियम को पुष्ट किया। तट अवरोध के आरंभ करने की तथा उसकी भौगोलिक सीमाओं की सूचना तटस्थ देशों को दी जानी चाहिए। फिर एक नियम यह भी लागू किया गया कि शत्रु के बंदरगाहों एवं समुद्र तट से आगे के प्रदेश में नाकाबंदी नहीं होनी चाहिए। तटस्थ जहाज़ों को केवल रणपोतों की कार्यवाही के क्षेत्र में ही पकड़ा जा सकता है। नाकाबंदी की सूचना देने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा उसका पर्याप्त प्रकाशन हो जाने के बाद यदि किसी जहाज़ ने तटस्थ बंदरगाह को छोड़ा है तो यह मान लिया जाता है कि जहाज़ इस घोषणा से अनभिज्ञ नहीं था, फलतः उसे पकड़ लिया जाता है। और यदि कोई जहाज़ अथवा उसमें लदा हुआ माल इस समय किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहा है जहाँ तट अवरोध नहीं है तो उसे नहीं पकड़ा जाएगा। तट अवरोध भंग करने वाले को दंडित किया जाएगा और ऐसे जहाज़ पर लदा हुआ माल भी दंड का भागी होगा। तो इस तरह से न केवल जहाज़ वरन उस पर लदा हुआ माल होगा उसको भी दंड का भागी माना जाएगा और उसको भी नाकाबंदी के तहत पकड़ा जाएगा। परिवेष्टन के कुछ लक्षण हैं या विशेषताएं जिनको हम कह सकते हैं वो इस तरह से कही जा सकती है कि नाकाबंदी युद्धपोतों द्वारा की जानी चाहिए। बाद में यह अन्य साधनों द्वारा अधिक प्रबल की जा सकती है। युद्धपोतों के अतिरिक्त साधनों द्वारा किए गए घेराव को परिवेष्टन नहीं कहा जा सकता। तो इसको समझ आ जाना चाहिए कि यदि नाकाबंदी है और युद्धपोतों द्वारा की गई है तो ही वो प्रबल नाकाबंदी मानी जाएगी और उसको नाकाबंदी या परिवेष्टन कहा जाएगा। युद्धपोत के अतिरिक्त साधनों के द्वारा यदि कोई घेराव किया गया है तो वो नाकाबंदी की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी बात, नाकाबंदी का लक्ष्य केवल समुद्र तट अथवा बंदरगाह होते हैं, वो भी शत्रु के। वायु मार्ग या स्थल मार्ग से परिवेष्टन नहीं किया जाता है, यानी केवल समुद्र तट पर ही नाकाबंदी
मानी जाती है। नाकाबंदी द्वारा प्रवेश और निर्गमन दोनों को रोक दिया जाता है, यानी आना जाना बंद कर दिया जाता है। बाहर से कोई भी सहायता या सहयोग परिवेष्टन राज्य को प्राप्त नहीं हो पाता और न वहाँ से निर्यात संभव है, अर्थात आयात और निर्यात दोनों ही बंद कर दिए जाते हैं शत्रु देश की नाकाबंदी करके। परिवेष्टन या नाकाबंदी की नीति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक देश के जहाज़ों और वायुयानों के साथ समान रूप से लगाई जाती है। एक तरह से हम कहें तो नाकाबंदी एक युद्ध जैसी क्रियाशीलता है। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में यह स्वीकार किया गया कि परिवेष्टन या नाकाबंदी अतीत काल की भांति केवल बंदरगाहों की किलेबंदी तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह शत्रु राज्य के सभी बंदरगाहों और समुद्र तटों तक फैल जाएगा। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय नदियों को भी परिवेष्टन में शामिल कर लिया जाता है। सन 1854 में इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि रूस के शत्रुओं ने डेन्यूब के मुहानों का भी तटावरोध कर दिया, यद्यपि तटस्थ राज्यों ने इसका भारी विरोध किया था। तो नाकाबंदी युद्धपोतों के द्वारा की जाती है और शत्रु देश के समुद्र तट को काट दिया जाता है। आयात और निर्यात दोनों ही करना असंभव हो जाता है और ये अतीत काल से चली आ रही है। हालांकि इसके नियम व्यवस्थित रूप से, जैसा कि मैंने बताया, हमने लंदन घोषणाएं हैं उसमें भी देखा, इसके नियमों की व्याख्या की गई थी। और इस तरह से हम इसे और आगे यदि कहें तो 1856 के नियम को इसमें संपुष्ट भी कर दिया गया था इस घोषणा में। और तट अवरोध के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी गई या इसका अर्थ स्पष्ट किया गया, वर्तमान में हम उसी के आधार पर नाकाबंदी की व्याख्या भी करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय कानून में नाकाबंदी इसी अर्थ में वर्तमान में देखी जाती है या इसकी व्याख्या को स्वीकार किया जाता है। धन्यवाद।